नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो सेशन है वह 2 पार्ट एक साथ लेकर के आया हूं ताकि आपका समय बर्बाद कम हो और आप अधिक प्रश्न कर पाए। आज का जो टॉपिक है उसमें घर, आवास और जल भी है। अगला टॉपिक मैं जल लेकर के आया हूं और दोनों का 50-50 प्रश्न है मेरे दोस्तों। तो आप 50-50 प्रश्नों को आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 100 प्रश्न कराने वाला हूं लगातार। और मेरे दोस्तों कुछ प्रश्न आप लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उसको आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट कर लेंगे तो आपका जो सीटेट एग्जाम होगा एक भी ईवीएस प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 100 प्रश्न और 100 प्रश्न मैं आपको पहले करा चुका हूं 2 पार्ट में 50-50 करके। और मेरे दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं मेरे दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, भर भर के जोड़िए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर सेशन लाया हूँ। 100 प्रश्न। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि घर बनाने से लेकर घरेलू सामान से घरेलू तक प्रयुक्त बांस का जो पौधा है उसका बताइए वो कैसा पौधा है। फर्स्ट बोला कि घास कुल का है, 2 बोला क्या लता कुल का है, तीसरा बोला वृक्ष कुल का है। तो बांस कभी भी वृक्ष नहीं होता है, बांस क्या होता है, तो लता कुल का है। ये याद रखिएगा, बांस किस कुल का है, तो लता कुल का है मेरे दोस्तों। ये याद रखिएगा, आपका उत्तर जो जाएगा वह 2 पर जाएगा। ठीक है, ये नया प्रश्न आप लोग के लिए आ रहा है सीटेट के लिए, तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। और 7th फेज जो भी तैयारियां कर रहे हैं बीपीएससी, दोनों के लिए हिट प्रश्न है। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों में घर बनाने में सर्वाधिक बांस किस राज्य में मिलता है। देखिए, सबसे ज़्यादा बांस की बात करें तो मिजोरम में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि फटाफट करेंगे। 100 प्रश्न है। मनाली जैसे पर्वतीय बर्फीले इलाकों में गृह निर्माण सामग्री बताना है। तो भाई वहाँ पे घास फूस बांस के भी बनते हैं, लकड़ी पत्थर के भी बनता है, मिट्टी गड़ा का भी बनता है। तो एक से अधिक करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी की अनुकूलता का परिचायक है। क्या भाई, क्या दिक्कत है वहाँ पे, तो भाई कांटेदार पत्तियाँ होती है, ये तो भाई सही है ना। और उसके बाद बोल रहा है कि गदेदार मोटी पत्तियाँ होती है, ये भी सही है। चौड़ी पत्तियाँ होती है, तो कमी है। अनुकूलता का परिचायक है, इसका क्या कमी है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउस बोट किस राज्य के पर्यटन का मुख्य उदाहरण है। हाउस बोट कहाँ का है, तो ये आप लोग जानते हैं भाई। तो जो आप लोग जानते हैं उसको नोट नहीं करिएगा, जो नहीं जानते उसको नोट करेंगे तो बेटर तैयारियाँ होगी। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में घर निर्माण परंपरागत जालीदार खिड़कियां से खुले नज़ारे देखे जाते हैं, और इन खिड़कियों को क्या कहते हैं, ये भी आप लोग को पता होगा। डब कहते हैं, उस खिड़की को क्या कहते हैं, डब कहते हैं। आपको पता नहीं हो मेरे दोस्तों तो उसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मज़ेदार सेशन करा रहा हूँ। अधिक से अधिक प्रश्न कराऊंगा जिससे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। लाइक कर देना है मेरे दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी होगा दबा लीजिए। इससे होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको मिलेगा और आप तैयारियां अच्छे से करेंगे। कश्मीर के पर्वतांचलों में बकरियों के चरवाहे कहलाते हैं। माने बकरी जो चराता है कश्मीर में उसको क्या कहते हैं, तो एक होता है उसका नाम है बकरवाल। उसको क्या कहते हैं, बकरवाल कहते हैं मेरे दोस्तों, बकरी चराने वाले को। नेक्स्ट है कि लद्दाख देश है जहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो मेरे दोस्तों हो जाएगा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। लद्दाख के डैश समुदाय के लोग अपना समूचा सामान याक पर लाद कर खानाबदोश की तरह रहते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बात हो जाएगा, एक किसके लिए हो रही है, तो चंगपा जनजाति के लिए बात हो रही है। आपका उत्तर एक होगा। लद्दाखी लोग मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवारें बड़े बड़े बाड़े बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो पत्थर के जो बाड़े बनते हैं उसको लेखा कहते हैं। और जहाँ रहते हैं लेखा होता है, पत्थर के जो गाड़े बनाते हैं ये लेखा की बात कर रहा है, चंगपा जनजाति बनाता है। ठीक है, चलिए, ग्रामीण लोग घर की मिट्टी निर्मित फर्श एवं दीवारों की लिपाई
गोबर से मिश्रित मिट्टी से करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, गर्मी नहीं लगती। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, काफ़ी आप लोग को पता है, और जो नहीं पता है उसको नोट जरूर मारिएगा। प्रश्न कहता है कि धारावी नामक विशाल मालिन बस्ती किस महानगर की बसी है। धारावी कहाँ का है बात, ये धारावी मुंबई की है। कहाँ का बात है, मुंबई की बात है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, नहीं पता है, अगर नहीं देखे हैं कभी इसको ईवीएस में तो नोट जरूर करें। और ये सेशन आपको यही नहीं, सीटेट ही नहीं, बल्कि आप जब सीटेट पास करके अगले फेज का एग्जाम जब देंगे बीपीएससी का, तो उसके लिए सबसे बेटर आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास का प्रमुख कारण क्या है। माने गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं, इसका कारण पूछ रहा है आपसे, तो क्या कारण है। देखिए, मजदूरी अधिक है शहरों में, रोजगार के अवसर भी है, बहुत सारा अवसर है, और आधारभूत सुविधाएं भी है, इसीलिए गांव के लोग जो है वह शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नेक्स्ट पाइए, जीवों के आश्रय के संबंध में जीव का सही मिलान नहीं है। तो मक्खी बाड़ा में नहीं रहता है, मकड़ी, इसको मिलान करना है क्या। चलिए, इसको क्या करना है, हाँ चलिए, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो मधुमक्खी बाड़ा में नहीं रहता है ना, छत्ता में रहता है। कहाँ रहता है, छत्ता में रहता है। मकड़ी जो है वह जाल बीन करके रहता है। पक्षी जो है वह घोंसला बना के रहता है, और सूअर जो है वह बाड़ में रहता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, आप लोग उत्तर से मतलब नहीं रखिए, जानकारी से मतलब रखिए कि इसमें ये चीज़ कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है। चलिए, आइए प्रश्न को करिए। कौन सी पक्षी बोलती तो मीठी है किंतु अंडे देती है। कर्कश पक्षी कौवे के घोंसले में। तो भाई, कौन ऐसा पक्षी है मीठा बोलता है लेकिन भाई वो घोंसला देता है दूसरे पक्षी के घोंसले, माने कौवे में। कर्कश बोलता है उसको, कौवा को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कोयल है। चालाक पक्षी है लेकिन कामचोर है, घोंसला नहीं बनाती है। कहता है, पत्तों, घरों और घोंसले के बजाय पेड़ के तनों में छिद्र को अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी बताना है कि कौन अपने पेड़ के तनों में छिद्र बना के घोंसला बनाता है। तो उसका नाम है, हम लोग गांव देहात में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको गांव देहात में, कठफोड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं, कठफोड़वा। और उसका नाम बसंत गौरी। क्या है, बसंत गौरी हो जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि अपनी चोंच से सीलकर पेड़ पर लटकने वाले दर्जी की तरह घोंसला बनाने की पक्षी है। घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है, जो दर्जी की तरह चोंच से क्या करता है, पत्तों को सी करके बनाता है। तो उसी का नाम है दर्जिन चिड़े, है ना। तो यहाँ लिखा है बाया पक्षी। क्या लिखा हुआ है, बाया पक्षी मारेंगे, ठीक है। देखिए, आवाज़ के बारे में पढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य की आवाज़ ही पढ़े, पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ के बारे में भी प्रश्न आपको दे देगा, ठीक है। कट गया है क्या यहाँ पे, चलिए कटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन देख लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पे पैसा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए आज, दिक्कत सिक्कत, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न इसमें प्रश्न कट गया है बहुत जगह। चलिए, कोई बात नहीं। अगला है कि जीव जंतुओं के साथ विलुप्तता का कारण निम्न में से है। कौन सा कारण विलुप्तता का है, तो याद रखिएगा भाई, मरुस्थल हो गया है, निर्नीकरण हो गया है, आर्द्र भूमि का विनाश हो गया है। ये सब क्या है, सब कारण है मेरे दोस्तों जानवरों का विलुप्तता का। अगला है कि अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप डैश होता है। जब अत्यधिक चराई होगा तो उससे क्या होगा, देखिए अत्यधिक चराई से क्या होता है, मृदा अपरदन हो जाएगा, क्योंकि भाई उसमें का घास जो है हट जाएगा, और घास हटेगा तो वहाँ का मिट्टी क्या होगा, अपरदित हो जाएगा हवा से या पानी से। अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और स्वामी नायर ने नायकर में समानता है। क्या समानता है इन सभी में, इन सभी में समानता है मेरे दोस्तों। ये दलित द्वारक है, बात सही है। जाति विहीन समाज के आकांक्षी है, ठीक है। छुआछूत विरोधी है, ये सारा गुण है इन लोगों में। तो आपका उत्तर जो जाएगा वो 4 पर चला जाएगा।
नेक्स्ट पाते हैं, कहता है गांधी किस, देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न आपके सीटेट में डाला है, थोड़ा सा घुमा करके। तो मैं सारे प्रश्नों को रखा हूँ, 50 प्रश्न है इसका और 50 प्रश्न, बोले तो 100 प्रश्न कराऊंगा लगातार। अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए और भागिए नहीं तो आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बहुत कम ही मिलने वाला है आपको। गांधी के किस सहकर्मी ने शौचालय साफ सफाई का महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है? देखिए शौचालय के बारे में आपको ईवीएस में पढ़ना है कि गांधी के धाम में जो भी आता था, विदेशी या कोई भी, है ना, मेहमान आते थे उसको शौचालय साफ कराई करने का काम करते थे। तो ये जो काम जो होता था वो पुस्तक लिखा है नारायण देसाई, और नारायण नाम का एक व्यक्ति था, वो सिखाता था मेहमानों को टॉयलेट साफ करने का। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, उसका नाम है नारायण देसाई। अगला है महात्मा गांधी द्वारा आयोजित दांडी मार्च का संबंध निम्न में से किस घरेलू वस्तु से था? तो दांडी मार्च की बात करेगा तो नमक से हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। अगला है कि गुड़, आंवला, पत्तेदार सब्जियां कौन से पौष्टिक भरपूर मात्रा में मिलती है? चलिए, तो ये तो पता है कि इसमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ये पता है आप लोगों को। डॉक्टर ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया मरीज को खून में माइक्रोस्कोप के अणु जीवाणु 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोग की खोज की है, उनका नाम बताना है। देखिए कितना कथा कहानी दे करके देता है। रोनाल्ड रस नाम है, सीधी सीधी बात है, मलेरिया मच्छर की खोज किया। छुआछूत का तात्पर्य बताइए। छुआछूत का तात्पर्य दोस्तों हो जाएगा अस्पृश्यता, ठीक है। निम्नलिखित में रोनाल्ड रस ने मलेरिया के लक्षण का पता लगाया है, इनका नाम है, देखिए माइक्रोस्कोप है। ये क्या है, माइक्रोस्कोप का फिगर दिया हुआ है, तो इसमें क्या मारेंगे मेरे दोस्तों, माइक्रोस्कोप मारेंगे तो बेटर होगा, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगला है कि भाई शुरू ठंड और कपकपी, सिर दर्द भी हुआ और फिर तेज बुखार चढ़ा, कुछ समय बाद पसीना आया, बुखार कम हो गया, और किस बीमारी का ये लक्षण है, कपकपी वाली? तो आपको पता है मलेरिया का लक्षण है, ठीक है। मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका करना क्या है भाई, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, सबसे बेटर धुआं करके मच्छर भगाइए और जल जमाव क्षेत्र पर केरोसिन तेल डालिए। ये आपका हो जाएगा मलेरिया रोग का भगाने का उपाय। नेक्स्ट है कि आप सोचकर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं, बताइए सोच करके। तो लिखा हुआ है प्रकृति सुरक्षा के लिए, माने बारिश होगा तो बचने के लिए, मानवीय सुरक्षा के लिए कि कोई भाई दूसरा मानव मेरा सामान चुरा करके नहीं ले जाए, आत्मसम्मान की पहचान, तो ये भी चलेगा भाई, आत्मसम्मान की पहचान कि भाई चलो भाई वो अपना घर अपने से बना लिया। ये जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग ही बनाना मेरे दोस्तों, कुछ भी बनाओ, रहना है तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। एम्बुलेंस वाहन पर अंग्रेजी शब्द में उल्टा लिखा रहता है, इसका वजह बताइए। उल्टा ताकि देखने पर सीधा दिखाई दे, और शीशा से जैसे देखेंगे तो क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। चलिए, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इन ज़रूरत पड़ सकती है, इन्हें संपर्क करने पर ये क्या करते हैं, सही युग्म का मिलान करें। जैसे कि दमकल, मेरे दोस्तों दमकल का क्या काम है, तो दमकल का काम है मेरे दोस्तों आग बुझाना, ठीक है। नज़दीकी अस्पताल की बात करेगा तो नज़दीकी अस्पताल में आप इलाज करवा सकते हैं, है ना, यह तत्काल जान बच जाएगा। तत्काल जान बचाने के लिए एम्बुलेंस हो जाएगा, और गैर कानूनी के लिए आपका होगा पुलिस थाना। तो ये इस प्रकार से आप मिलान कर सकते थे। चलिए अगला है कि बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। तो ये व्यक्ति कौन है बताए? काफ़ी मज़ेदार सेशन है और आपको अच्छा लगेगा। बचेंद्री पाल है, कौन है? बचेंद्री पाल आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कहता है कि शहरों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के पीछे का कारण था, क्या कारण था? तो हो जाएगा स्थलाभाव। देखिए शहर में बहुमंजिली निर्माण इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी होती है और आपको बहुत सारा
उसमें काम करने रहते हैं, तो इसलिए स्थल के अभाव में बहुमंजिलीय इमारत बनता है। लेकिन गांव देहात में भाई एक घर बनेगा यहाँ से लेकर के 5 कट्ठा में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं और तकनीक प्रौद्योगिकी की उन्नति किस रूप में देखती है? तो बताएं किस रूप में देखती है? आपका उत्तर होगा इमारत के रूप में। मैंने जिसका ज़्यादा बड़ा घर है तो उसको कहेगा क्या कि भाई तरक्की कर गया है, यही ना प्रश्न पूछ रहा है। चलिए दोस्तों अब आते हैं एक बार आप सभी कोई नए हैं मेरे दोस्तों, नए या पुराने, एक बार जोरदार लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए काफ़ी बेटर सेशन उपलब्ध करा रहा हूँ। अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की आवास की व्यवस्था होगी? देखिए ये जो आवास होगा अस्थायी आवास पर सीमित समय अवधि के लिए निर्मित होगा। जब आप अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे, कुछ हो गया दिक्कत तो क्या होगा, आवास जो बनेगा अस्थायी नहीं बनाएंगे, अस्थायी बनाएंगे कि भाई कभी भी लेकर के चलेंगे, क्या जोड़ा जंटा उठाएंगे चल देंगे। अगला कहता है कि पहाड़ी प्रदेश से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पड़ती है? बताइए कहाँ पे पड़ती है? पहाड़ी से भी ज़्यादा तो लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लद्दाख में। अगला है कि शरणार्थियों के लिए तंबू लगाए जाने के पीछे का कारण बताइए, कारण क्या है, क्यों तंबू लगाते हैं? तो हो जाएगा आपका उत्तर शिविर आयोजन करने के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए, प्रकृति विपदा से रक्षा के लिए भी मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर बारिश उरिश हो गया तो शिविर में नुका जाएंगे, है ना, नुका जाएंगे, हम लोग बोलते हैं देहात में छिप जाएंगे। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 4 पर। झोपड़ियों में फर्श की लिपाई के लिए प्रयुक्त लेप में मिश्रित पदार्थ बताइए। झोपड़ी में जो लेप होता है वह कौन कौन चीज़ से मिल के लेप किया जाता है ताकि रहे? तो मिट्टी, गोबर, भूसा मिलाकर लेप कर देते हैं झोपड़ी को। तो भाई उससे क्या होता है, गर्मी नहीं आता है झोपड़ी के अंदर और ठंडा रहता है हमेशा। आगे आइए, राजस्थान के गाँवों में जहाँ पे वर्षा कम और अधिक गर्मी होती है, कैसे घर बनाए जाते हैं? बताएं। मज़ेदार सेशन है भाई। पत्थर के भी घर बनते हैं, पत्थर के घर बनते हैं राजस्थान में? नहीं बनते, पत्थर वाले बात नहीं होगा राजस्थान में। घास के और मिट्टी के घर बनते, पत्थर वाली बात गलत है, क्योंकि पत्थर का बनाएगा गर्म हो जाएगा पत्थर। ठीक है, उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर है इसमें, है ना, 2 उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण इलाके में मिट्टी के छातों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए मिट्टी के लिए जो प्रयोग होता है, याद रखिएगा, राजस्थान में कंट्रेली झाड़ियों का। ठीक है, यही मानेंगे। चलिए, फूलों की खेती क्या कहलाती है? कल ही बताए थे आपको, कल टकरा रहा है प्रश्न। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मैंने दोस्तों आपका उत्तर जाएगा 2 पर। चलिए, एक घर के स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है जो प्रमुख भूमिका निभाता है? तो जलवायु, भवन सामग्री, बजट, ये सारे चीज़ भाई प्रमुख भूमिका निभाता है। उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? आप बताएं, एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? एस्किमो जो घर बनाता है बर्फ़ का, उसको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू करते हैं। बर्फ़ का होता है, अंदर लोग रहते हैं और अंदर की हवा बाहर नहीं निकलती, इसलिए गर्मी बना रहता है। चलिए, दीवारों की सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा में कीड़े मकोड़े का नाश हो जाता है? तो कीड़े मकोड़ा, चूने के, भाई चूने से लिपाई पोताई कर दीजिए तो कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाएगा, तो चूने की मार दीजिए। पाइप के द्वारा अवशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था होती है, पाइप से माध्यम से। झोपड़ियों में, कच्चे घरों में कहाँ पे होता है भाई पाइप के द्वारा अवशिष्ट निकालने का? तो भाई पाइप से जब कोई भी अवशिष्ट कचरा निकालेंगे तो जो पक्का घर होगा उसी से ना निकालेंगे। भाई कच्चे घर में क्या है, चैनल बना देंगे, क्या कुदाल से या खुरपी से एक चैनल बना देंगे, मिट्टी से निकल जाएगा अपना। लेकिन जो पक्का घर है उसमें पाइप डाल देते हैं, उससे कचरा निकलता है, तो मारेंगे पक्के घरों में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की वर्षगांठ पर हुई है, तो कौन से वर्षगांठ पर हुआ? तो 100वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, मलेरिया की दवा में
उपयोगी सिनकोना पौधे के किस भाग की चिकित्सीय महत्व है? तो देखिएगा, सिनकोना का पत्तियों का काम प्रयोग करके, है ना, मलेरिया मच्छर की दवा बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल जमाव अथवा पानी में उगने वाले पौधे को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? घर की भाषा में क्या कहते हैं? तो काई कहते हैं। देख लीजिए, हम कभी कभी घर की भाषा का यूज करते हैं, काई कहते हैं हम लोग। जब घर में जब पिछली कहते हैं हम लोग उसको, देहाती में क्या कहते हैं? पिछली लग गया, काई लग गया, इसको काई कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट बोला, कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी मैंने दोस्तों, कॉलोनी सीमित क्षेत्र में बहुसंख्यक परिवार, सीमित घरों के अनेक लोग, झुग्गी झोपड़ी का इसका उदाहरण है। तो आप सभी कर लीजिए, इसी को कॉलोनी कहेंगे। कॉलोनी में सब शामिल है। अब आइए जल का टॉपिक करते हैं। इसमें भी 50 प्रश्न मैंने करा दिया। इसका भी मैंने जो प्रश्न रखा है, इसके लिए भी 50 प्रश्न जल से संबंधित है। तो अगर आप रेगुलर मेरे यहाँ करते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक भी प्रश्न आपको लगे कि नया है तो नोट मार देना है, फटाफट नोट कर लेना है, दिक्कत नहीं होगी। निम्न में किस नदी घाटी में भारत की प्राचीन सभ्यता पनपी है? देखिए, सिंधु नदी घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, ये इसी में पनपी है। पेड़ पौधे लगभग कितना प्रतिशत जलांश होता है? देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न पूछने वाला है। तो भाई जो लोग भाई हमसे जुड़ रहे हैं, नए नए लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए और पुराने हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि मैं जो प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए पूरे गोल्डन प्रश्न लाया हूँ कि भाई कहाँ से पूछेगा। तो जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक का 50-50 करा देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। आज सेशन में तो 100 चल रहा है लगातार, ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए। चलिए, पेड़ पौधे में लगभग कितना % जलांश होता है? तो 50 से लेकर के 65% मारेंगे। जल की बात हो रही है। पंच तत्वों में जल के अलावा शेष तत्व बता दीजिए कौन सा? क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंचतंत्र से बन शरीरा, आपको पता होगा। तो जल हटा दीजिए, बाकी सब आपका उत्तर हो जाएगा। तो पृथ्वी हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, वायु अंतरिक्ष हो जाएगा, और 5वां कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। चलिए, बादल में जल बूंद बनने की प्रक्रिया में निर्णायक है। तो भाई जल बूंद कैसे बनता है? बादल संघनन के माध्यम से बनता है, एक जगह इकट्ठा होगा उसके माध्यम से। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, पिछला बार एक बार पूछा था, पूरा साइंस टाइप का प्रश्न पूछा था। आप लोग को पता होगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो प्रश्न है कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन टोटल, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाथी का प्रिय भोजन क्या होता है? तो सभी को पता है कि भाई पेड़ पत्ते सखाए भी खाता है, केला भी खाता है, बड़ा पतिया भी खाता है, तो सब हो जाएगा। उसके लिए प्रिय भोजन क्या है? जो खा जाए सब प्रिय है। इंद्रधनुष में इंद्र है। इंद्र क्या है मेरे दोस्तों? तो वर्षा के देवता बोलते हैं इंद्र को। इस प्रकार का भी प्रश्न डालता है। ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा राज्य का नाम बादल से संबंध में है? बताइए कौन ऐसा राज्य जिसको बादल लग रहा है कि बादल है? तो मेघालय है ना, बादल से संबंधित। अच्छा, अगला बताइए कि किसका अर्थ सिंचाई है? तो पशुओं को पानी देना सिंचाई नहीं कहलाता है, खेत को पानी देना सिंचाई कहलाता है, पेड़ को पानी देना सिंचाई कहलाता है ना। लेकिन रियल रूप से पेड़ को पानी देना सिंचाई नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई किसी पर्सनल पेड़ को कहेंगे। खेत में पानी डालना आपका क्या होगा? सिंचाई होगा। तो आप 2 ही करें तो बेटर होगा। सिंचाई के अधिक साधनों में उत्तरी भारत में प्रमुख क्या है? माने उत्तर भारत में सिंचाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो नहर का प्रयोग किया जाता है। ड्रिप स्प्रिंकलर संबंधित है। ड्रिप माने ड्रिप सिंचाई, तो ये संबंधित है किससे? तो सिंचाई से, सीधी सी बात है, सिंचाई लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्रों में परंपरागत सिंचाई के साधन है। तो भाई कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की सिंचाई होती है? तो कुंड से सिंचाई होता है। किस चीज से होता है? कुंड से सिंचाई होता है, माने कुंड से पानी निकाल करके सिंचाई किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एक सेकेंड मेरे दोस्तों। चलिए, कुंड से सिंचाई होता है
कश्मीरी इलाकों में, इसको नोट करिएगा, नहीं तो फिर क्या करके आइएगा सीटेट में, क्योंकि भाई अब की बार नया प्रश्न होने वाला है। और मैं टोटल जो सेशन रखा हूँ 350 प्रश्न, 7 पचे 6 7 पचे 35, 300 लगभग प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। तो 100वां प्रश्न, इससे आज सेशन में 100 प्रश्न है। पिछले 2 सेशन मैंने डाला 50-50 करके, आज 100 लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका समय बर्बाद कम हो और अधिक प्रश्न आप कर पाए। क्या कहता है कि आज़ाद भारत की प्राथमिक बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी भाई आज़ाद भारत की परियोजना है ये बताना है। तो दामोदर परियोजना है आपका आज़ाद भारत का। नेक्स्ट है कि महान इंजीनियर योजनाकार मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जानते हैं उनको? विश्वेश्वरैया निम्नलिखित में किस परियोजना के साथ सकारात्मकता थे। सॉरी, सीधी सी बात है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं किसी से बुला नहीं पाता है, तो ये वर्ड है जिससे हम इसको बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण सागर डैम। मतलब कि विश्वेश्वरैया जी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा कृष्णराज सागर डैम से, याद रहेगा। चलिए, इसका साकारकर्ता थे तो कृष्णराज सागर डैम साकारकर्ता थे विश्वेश्वरैया साहब। तो थोड़ा सा कोई वर्ड होता है जिसको बोलने में भाई यहाँ पे हर चीज़ देखना पड़ता है, और इसके फलस्वरूप अगर स्पीड में कराया जाए, कोई चीज़ बोला जाए, तो कोई वर्ड है जो बोलने में क्या होता है, रुक जाता है वहाँ पे जाकर के आदमी। चलिए, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यह है 650 मीटर साल पुराना घरसीसर सर यानी तालाब। घरसीसर किसको कहते हैं? तालाब को। जैसलमेर के राज घरसीसर ने लोगों के साथ मिलकर के बनवाया था। तो बनवाया था तो भाई 7वीं सदी में बनाया था, याद रखिएगा। घरसीसर कौन से सदी में बना था? 7वीं सदी में। नेक्स्ट पाइए, अल-बिरूनी किस क्षेत्र से भारत आया था? माने कौन से उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। तालाबों के बारे में लिखा था, पता है ना। तो अल-बिरूनी के अनुसार भारत के लोग किस सिंचाई साधन के निर्माण में माहिर थे? चलिए, तो उन्होंने लिखा था अल-बिरूनी तालाब के बारे में, अभी मैंने बोल ही दिया, उत्तर आ ही गया। वर्षा जल संग्रह राजस्थान में निर्मित वस्तु कला का क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बावड़ी। सबसे उत्कृष्ट है राजस्थान में तो बावड़ी है। उत्तरी भारत में कुआं पूजन नामक समारोह किस संस्कार का अभिन्न अंग है? माने लोग कुआं का प्रयोग, कुआं का पूजा पाठ क्यों करता है? याद बताए कि कौन सा महोत्सव में कुआं का पूजन होता है? तो जन्मोत्सव के समय में और विवाह के समय में कुआं का पूजन होता है, जन्मोत्सव और विवाह के समय। नेक्स्ट है कि वर्तमान दौर में असंख्यक कुएं सूखे जा रहे हैं, क्योंकि भाई बोरिंग लग गया है, तालाब हो गया, विलुप्त हो गया है सीमेंट के वजह से। तो आप सभी मार के आइएगा, ठीक है। तो आप ही के लिए टोटल प्रश्न बना है, और जो आप नहीं जान रहे हैं तो उसको नोट जरूर करिएगा। और अभी तक नए हैं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं ठोके हैं, एक बार जोरदार सभी कोई लाइक करे, और सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएं। प्रश्न कहता है, सुनिए, तरुण भारत संघ के किस व्यक्ति ने अलवर की दरकी माई की पहल को आगे बढ़ाते हुए दर्जनों तालाब का उद्धृत किया है? तो भाई तालाब के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह है। झीलों के लिए बोले या तालाब के लिए, तो राजेंद्र सिंह मानेंगे। सूखाग्रस्त कर्नाटक के लोहगुंडी पंचायत में कुएं तालाबों में पानी को सुनिश्चित करने वाले बाल समाजसेवी संस्था थी। तो उस समाजसेवी संस्था क्या थी? तो भीमा संघ था कुआं के लिए, है ना। होलगुंडी भीम संघ था वहाँ पे। चलिए, अगला है कि भाई राजस्थान में वर्षा जल के घरेलू संग्रह हेतु बनाए जाने वाले परंपरागत गड्ढों को क्या कहते हैं? तो भाई जो गड्ढा बनता है उसको टंका कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में घरेलू जल संग्रह हेतु बनाए जाने वाले परंपरागत गड्ढे को क्या कहते हैं? तो टंका कहते हैं। अगर कुआं कहता तो बावड़ी मारते हैं, ठीक है। और गड्ढा को क्या कहते हैं? तो टंका कहते हैं। इस बात को आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। कुआं मारिएगा बावड़ी,
और गड्ढा को मारिएगा टंका। अपशिष्ट अथवा वाहित मल संबंधित जल को किस रासायनिक पदार्थ से उपचारित किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा भाई फिटकिरी से भी आप कर सकते हैं खराब जल को शुद्ध, कास्टिक सोडा से भी कर सकते हैं, फ्लोरीन से भी आप शुद्ध कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पाइए क्या कहता है कि जलकुंभी जो तालाब के झीलों और शत्रुओं को माना जाता है ना, झीलों का शत्रु माना जाता है जलकुंभी। जलकुंभी समझते हैं ना, एक कमल की तरफ फूलता है और पूरे तालाब को भर देता है जलकुंभी, इसको शत्रु माना जाता है। इसमें प्रयुक्त डैश में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा बायोगैस। किस में प्रयोग किया जाता है जलकुंभी को? बायोगैस में। चलिए अगला है केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन कब हुआ? जल प्रदूषण का तो कब हुआ CPCB का गठन? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। जल नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण के लिए चला है, जलों के लिए, तो 1974 मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सही है आपका 100%। सिंचाई का कौन सा साधन परंपरागत है? माने जो परंपरा से चली आ रही है, तो नदी से भी लोग करते हैं, तालाब से भी, चौर से भी करते हैं, तो आपका उत्तर चारों हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है सिंचाई के आधुनिक साधनों का नाम है, क्या नाम है? तो नलकूप है। आधुनिक माने नया वाला कौन है? तो नलकूप है। जौहर नदी तो भाई पुराना है। अगला प्रश्न क्या बोला कि मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है लेकिन इसका पानी काफ़ी खारा है, तो कपड़े साफ नहीं होते, फिर भी हम पीते हैं इसको, माने खारा पानी को भी पीता है। तो यह क्षेत्र स्थित कहाँ पे होगा जहाँ पे भाई खारा पानी आता है? तो मैदानी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों में खारा पानी मिलता है। अगला है कि रिमझिम बारिश से भूमि के नीचे रिसने वाले जल को क्या कहते हैं? जो बारिश होती है और वो जल पानी के अंदर चला जाता है, पानी के अंदर नहीं, जमीन के अंदर चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो भौम जल कहते हैं। जो भूमि के अंदर चले जाए बारिश का पानी, उसको क्या कहेंगे? भौम जल कहेंगे। ठीक है, घबराइए नहीं, काफ़ी मज़ेदार सेशन है आप लोग के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने पीने, कपड़े धोने, भोजन पकाने और सफाई के लिए न्यूनतम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनुमोदित किया है जल के लिए? बताएं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 50 लीटर। कितना किया है संयुक्त राष्ट्र ने? लगभग 50 लीटर एक दिन के लिए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 65% मारेंगे, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो 70 आप कर सकते हैं लगभग। निम्न में किसमें जल का प्रतिशत अधिक होता है? जल का प्रतिशत आपको टमाटर में भर के होता है भाई, टमाटर में, नारियल में, ये सब में जल की मात्रा अधिक होती है। चलिए दिल्ली के जलस्तर में गिरावट में कौन सा कारक सहायक है? दिल्ली का स्तर गिरावट क्यों हुआ, इसके लिए क्या सहायक है? तो याद रखिएगा वहाँ पे वन का जो है ना उन्मूलन हो गया है, एवं अल्प वृष्टि, वहाँ पे पानी बोले तो वर्षा जो होती है वह कम होती है। चलिए अगला है कि आपने किस गुण के कारण जल का प्रयोग कार, बसों और ट्रकों के रेडिएटरों में होता है? माने हम लोग कार के बोनट में क्या करते हैं? बोनट नहीं, आगे इंजन होता है, उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं भाई? पानी डालते क्यों है? ताकि जल्दी ठंड और गर्म होता है। ठीक है, यही मानिएगा, माने जब इंजन गर्म हो जाए तो ठंडा करने के लिए होता है। चलिए अगला है कि घरों और ऑफिसों में इस्तेमाल कूलरों में प्रयुक्त जल द्वारा किस प्रकार से ठंडक उत्पन्न होता है? जो घर में, जो ऑफिस में जो कूलर का प्रयोग करते हैं, तो उससे ठंडक कैसे उत्पन्न होता है? तो वाष्पीकरण से होता है। ठंडक कभी भी कहे वाष्पीकरण से, ठंडक कभी भी कहे वाष्पीकरण से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आइए। अत्यधिक तापमान वाले दिनों में कौन सा कारक ताप के प्रभाव को मंद करने में सहायक करता है? तो भाई ताप के प्रभाव को कौन कम कर देगा? तो जब वर्षा हो जाएगा तो भाई ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा, है ना। चलिए भूमिगत जल को हम किस स्रोत से प्राप्त करते हैं?
तो भाई भूमिगत जल भाई किस स्रोत से, तो भाई नलकूप का प्रयोग करके भी प्राप्त करते हैं, कुआं खोद करके भी, और झरने के पानी से भी आप भूमिगत जल को प्राप्त करते हैं। माने जो भूमि से प्राप्त हो उसको भूमिगत जल कहेंगे। चलिए, घरेलू जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? तो घरेलू जल को आप कैसे शुद्ध करिएगा? फिटकरी डाल करके उबाल दीजिएगा, क्लोरीन डाल करके आप शुद्ध कर सकते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। अगला है कि संपूर्ण जल में लवणीयता जल का परसेंट बताइए, कितना परसेंट नमक वाला जल है? तो समुद्र कितना है? 97% है। इसमें क्या है? तो नमक की मात्रा बढ़ बढ़ के है। चलिए, महासागरों में जल की मात्रा अधिक होती है, फिर भी किस कारण से इसका प्रयोग पानी पीने में नहीं किया जाता है? तो लवण के कारण। पानी तो है लेकिन भाई उसमें नमक है, जिसकी वजह से लोग वो उसका पानी नहीं पीते हैं। चलिए, महासागरों में घुले लवण में किस लवण की मात्रा अधिक होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। कौन सी क्लोराइड की? सोडियम के क्लोराइड होता है, NaCl बोलते हैं उसको, है ना, सूत्र होता है NaCl। अगला ये अलवणीय जल का कितना परसेंट हिमखंड एवं हिमानियों में पाया जाता है? माने कितना जो जल है जो बिना नमक वाला है, तो हिम सागर और ये पूछ रहा है हिमानियों में, हिमखंड में, तो बड़ा बड़ा भाई बड़ा हुआ है अभी हिमानी बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा आपको, ग्लेशियर, ठीक है। तो 68.7% आपको मिलता है। नदियों, दलदल, झीलों में पाए जाने वाले सतही जल में किसका जल प्रतिशत अधिक है? सबसे ज़्यादा जल प्रतिशत आपको झील में मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय जल है? तो अलवणीय जल कितना है पूरे पृथ्वी की बात करें तो देखिए, हिमखंड की बात करेगा ना तो 68 मानेंगे, लेकिन अगर हिमखंड नहीं बोलेगा तो आप 3% मारिएगा, जो लोग हम लोग यूज करते हैं वही बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए, गतिशील बर्फ की नदियाँ क्या कहलाती है? जो बर्फ माने गतिशील बर्फ की नदियाँ माने जिस नदी में बर्फे चलता है केवल, उसको क्या कहते हैं? तो भाई आप सभी को पता है, उसको हिमानी कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमानी कहेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पाइए, जल प्रदूषण से अभिप्राय बता दीजिए, क्या अभिप्राय है? तो भाई जलाशय में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना भी प्रदूषण है, इच्छित पदार्थों को जलाशय में हटाना भी, है ना, तापमान में परिवर्तन भी हो जाता है। तो आप उपयुक्त सभी करें तो बेटर होगा। पौधे के जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, कौन सा कारक जल चक्र के अनवरत प्रवाह में सहायक है? भाई कौन सहायक है जल परिवर्तन में? चलिए, तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सूर्य की उष्मा भी है, परिवर्तन हो जाएगा, सूख जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी, सब हो जाएगा जल परिवर्तन के लिए जिम्मेवार। और अगला है अंतिम का दूसरा, दो और प्रश्न है, जल प्रदूषण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो नहीं है कीटनाशक, तो भाई प्रदूषण हो जाएगा। औद्योगिक इकाई भी हो जाएगा। जल संयंत्रों द्वारा जल परिष्करण, माने जल को परिष्करण करना, ये क्या है? प्रदूषण का कारण नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, इसके पहले मैं बताऊंगा कि भाई 38वां मिनट चल रहा है और लगभग 50-50 मिल करके मैं टोटल 100 प्रश्न कराया। एक तो आवास का कराया और दूसरा जल का कराया। जो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि अगर आवास और जल से आ जाए तो, ठीक है। और आगे भी मैं आपको कराने वाला हूँ। आगे आपका टॉपिक है, आप लोग समझ रहे हैं, आपको पता है, यातायात पढ़ना है आप लोगों को, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ना है। दोनों को एक साथ कर देंगे, स्वाहा हो जाएगा, पूरा EVS खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अल्पवृष्टि के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, माने गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो भाई गलत विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? चलिए, तो वाष्पोत्सर्जन जो हो जाएगा अल्पवृष्टि का कारण है, वाष्पीकरण भी कारण है, लेकिन बाढ़ आना जो है अल्पवृष्टि का कारण नहीं है। तो यही हम करके आएंगे। आपका समाप्त हुआ सेशन। तो मेरे दोस्तों असत कथन पूछ रहा था, तो यही असत कथन था।
मिलते हैं हमारे दोस्तों अगले पार्ट में। लेकिन आप लोग क्या करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ना है कि यहाँ पे भाई कुछ अलग टाइप का प्रश्न मिल रहा है, 50-50, 100-100 प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग भाई सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़े और बोले कि भाई मेरे चैनल से जुड़े, आपका तैयारियाँ काफ़ी बेटर होगी, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा और मज़ेदार तरीक़ा से प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। मिलते हैं भाई, जय हिंद।